जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग लास्ट टर्म में पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था और यहाँ से आपके जो मानव शरीर के हम लोग 8 प्रकार के तंत्र पढ़ रहे थे, वो 8 प्रकार के तंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुके, जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र हमने सबसे पहले बता दिया था। इसके बाद जनन तंत्र हमने बताया कि आप लोगों को स्वयं से पढ़ना होगा, बाकी सारे तंत्र हम पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग आज से हमने बताया था नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज से नया टॉपिक आपका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आनुवांशिकी। जिसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स, इसके बारे में सारी चीजें पढ़ी जाएंगी, यानी कि ये भी देखेंगे कि आधुनिक आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकी क्या है, सारी चीजें समझी जाएंगी। देखिए सबसे पहली बात, जैसे ही आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का नाम आता है तो दिमाग में एक बात आने लगती है जीन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक्स वर्ड बना हुआ है ये इसकी शुरुआत में ही जीन लगा हुआ है। तो इसमें सारा अध्ययन जो भी किया जाता है वो जीन का होता है और जीन मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं मानव के जो भी अगली पीढ़ी में लक्षणों के परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाती है और डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनती है कि विज्ञान की वह शाखा, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति तथा उनमें लक्षणों के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशानुगति तथा उसके लक्षणों का या उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसे हम लोग नाम देते हैं वंशानुगति के अंतर्गत आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। वंशानुगति शब्द का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको निकल करके आता है वंश प्लस अनु और प्लस गति। यहाँ पर वंश का अर्थ पीढ़ी से होता है, अनु का अर्थ आगे से होता है और गति का मतलब जो भी लक्षणों का परिवर्तन आया उससे होता है। तो यहाँ पर वंश यानी पीढ़ी, अनु मतलब आगे और गति मतलब जो उसमें लक्षण का परिवर्तन आएगा आगे की ओर, तो उसका अध्ययन ही यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, वंशानुगति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बहुत से लोग इसको 3 तरीके से विभाजित करके पढ़ते हैं, जैसे कि इसको 3 भागों में डिवाइड करके भी पढ़ा जा सकता है। और ये 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, तो 3 भाग इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे पहले तो आप बोल सकते हैं इसको मेंडल की आनुवांशिकी, मेंडल की आनुवांशिकी। दूसरा जैसे कि आप इसे बोल सकते हैं प्रायोगिक आनुवांशिकी, प्रायोगिक आनुवांशिकी। तीसरा जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं आधुनिक आनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स। तो 3 तरीके से बहुत सी विभाजन करके पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम इसको एक साथ ही आपको तीनों चीजें बताएंगे। देखिए सबसे पहली बात, जैसे ही आनुवांशिकी का नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आ जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम क्यों आ जाता है, क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहली बार आनुवांशिकी के संबंध में लगभग 1600 ईस्वी के आसपास संबंध में बात करी थी और इन्होंने आनुवांशिकी के संबंध में पूरी एक बुक लिखी थी, आर्टिकल लिखा था, लेकिन इनका आर्टिकल छप नहीं पाया। उसी बीच में कुछ वैज्ञानिकों ने किया क्या, कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अलग से आर्टिकल लिख दिए, लेकिन इनका आर्टिकल छपा नहीं, तो कुछ लोगों ने नियम निकाल करके
और उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। जब नए वैज्ञानिकों ने उसके संबंध में लिखना शुरू किया तो अब ग्रेगर जॉन मेंडल का आर्टिकल छपा नहीं। ग्रेगर जॉन मेंडल का आर्टिकल छपा नहीं तो जो वैज्ञानिकों ने नए नियम खोज लिए, तो वो नए नियम जब खोज लिए तो उन्हें लगने लगा कि हमने ये खोज करी, लेकिन ये नियम तो वास्तविकता में 1600 ईस्वी में ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आर्टिकल में सब लिख दिए थे। तो जब ये आर्टिकल लिख करके उन वैज्ञानिकों ने उसी संस्था को दिया जिस संस्था के पास पहले से मेंडल का आर्टिकल पड़ा हुआ था, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इस तरीके का एक आर्टिकल तो हमारे पास लगभग 200 साल पहले आ चुका है। तो उन्होंने उस आर्टिकल को खोल करके देखा और उन्होंने बोला कि जो बातें आज आप लोग 200 साल बाद लिख करके दे रहे हो, वो सारी बातें 200 साल पहले किसी वैज्ञानिक ने लिख करके रख रखी हैं। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे, और क्वेश्चन ये बनने लगा, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ से बात ये आती है कि आनुवांशिकी का पिता तो इन्हें कहा जाता है, लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने अपने आर्टिकल दिए थे उन्होंने अपनी सारी बातों को कुछ नियमों के अंतर्गत करके रखा था। तो इन वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हो गए। इन्होंने बोला कि जो हमने लिखा है उसमें हम अपना नाम नहीं जोड़ेंगे और हम इन्हें मेंडल के नियम के नाम से ही प्रतिपादित करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडल के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल का नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक अलग थे, जबकि यहाँ पर आनुवांशिकी के बारे में सबसे पहली बार बताने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो यहाँ पर अब ये बात आती है कि इनके बारे में किसने बताया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेंडल के नियम किसने दिए, तो यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों का नाम आ जाता है, जिसमें पहले वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके नियम के बारे में, इसी के साथ इनके साथ थे दूसरे कार्ल कांस और तीसरे वैज्ञानिक जिनका नाम था वॉन शेरमार्क। ये तीसरे वैज्ञानिक थे। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडल का नियम किसने दिया, तो इन 3 लोगों ने दिया, जबकि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ से इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको आगे शुरू करते हैं। जैसे अभी मेंडल के बारे में भी बात करेंगे, जेनेटिक्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि जो मेंडल की आनुवांशिकी थी इसमें नियम कितने थे। तो मेंडल की जो आनुवांशिकी थी, यानी मेंडल की जो आनुवांशिकी थी इसमें कितने नियम थे? तो यहाँ पर 3 नियम थे। इन तीनों नियमों के बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजें आपको समझ लेनी चाहिए, जिससे आपको ये नियम आसानी से समझ में आ जाएंगे और आनुवांशिकी का चैप्टर भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा और आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया मेंडल के नियम, तो इन तीनों ने दिए। जेनेटिक्स का पिता यानी आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आधुनिक आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक आनुवांशिकी के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर नाम बदल जाएगा। इनका नाम था बैटसन। आधुनिक आनुवांशिकी का पिता बैटसन को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, जबकि आधुनिक आनुवांशिकी का पिता बैटसन को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर जेनेटिक्स में हमने एक वर्ड आपका अलग किया था, जीन। अब बात आती है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जीन के बारे में।
तो जीन के बारे में अगर आपसे कभी पूछा जाए तो जेनेटिक्स जो वर्ड निकला वो मुख्य रूप से जीन से ही निकला, क्योंकि जीन ही मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति में लक्षण के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जीन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए आइए आप देखते हैं। देखिए, जीन शब्द का सर्वप्रथम, पहला तो पॉइंट यही आ जाता है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 1909 में इसका प्रयोग किया गया था। 1909 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था और इसका प्रयोग जॉनसन ने किया था पहली बार। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन के द्वारा किया गया था। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये जॉनसन द्वारा किया गया। इसके बाद जीन के बारे में अगर आपसे आगे पूछा जाए कि जीन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जीन का मुख्य कार्य होता है कि लक्षणों का, यानी जो लक्षण होते हैं उनके परिवर्तन के लिए मुख्य उत्तरदायी क्या होगा? जीन। इसके बाद अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति में उसके लक्षणों के परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये किसी भी व्यक्ति में लक्षणों के परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति में लक्षणों का मूल परिवर्तन किसके कारण होता है, तो उसके जीन के कारण होता है। इसके बाद जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य में लगभग कितने जीन पाए जाते हैं, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि मानो कि प्रत्येक कोशिका में लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। मानव की प्रत्येक कोशिका में लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जीन बनते किससे हैं, या जीन के बारे में और क्या पूछा जा सकता है। तो जीन आनुवांशिक गुणों का अल्फाबेट भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, आनुवांशिक गुणों का अल्फाबेट या वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो ये जीन को ही कहा जाता है। तो आनुवांशिक गुणों का अल्फाबेट या वर्णमाला किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। अब यहाँ से आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जीन किस प्रकार से और कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक संरचना आप लोग पढ़ते हो गुणसूत्र, या इंग्लिश में इसी को क्रोमोसोम आप बोलते हो। तो जो गुणसूत्र होते हैं ये, इसी को क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम होते हैं ये मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो ये जीन से मिलकर के ही बने होते हैं। अब इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गुणसूत्र हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, तो ये जीन से मिलकर के बने होते हैं। और गुणसूत्रों में जीन किस क्रम में स्थापित होते हैं, तो आप याद रखिएगा गुणसूत्र का डिजाइन आप जब भी देखोगे कुछ इस तरीके से बना होता है। और इसमें जो जीन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्रों में जीन किस आकार में होते हैं, तो याद रखिएगा गुणसूत्रों में जो जीन होते हैं ये आपके गुणसूत्र हैं और ये जो आपका है ये जीन है। तो अगर आपसे पूछा जाए गुणसूत्रों में जीन किस आधार पर रखे होते हैं या किस आधार पर किस क्रम में रखे होते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा इसका आंसर लगेगा रेखीय क्रम में। गुणसूत्रों में जो जीन होते हैं वो रेखीय क्रम में लगे होते हैं, यानी कि जब आप इधर से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंसिंग से जीन लगे हुए हैं इस तरीके से।
और इधर जब आप दूसरा वाला देखेंगे तो इसमें भी आपको सीक्वेंसिंग से मिलेंगे। यानी इस क्रम को क्या कहा जाता है, रेखीय क्रम। तो गुणसूत्रों में जो जीन लगा होता है वो किस अनुक्रम में होता है, वो रेखीय अनुक्रम में व्यवस्थित होता है। तो नोट कर लीजिएगा कि गुणसूत्रों में जीन रेखीय अनुक्रम में स्थापित होते हैं। अब यहाँ से जैसा कि आपको मालूम है प्रत्येक मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानों में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी, 46। तो अब बात आ जाती है कि 46 गुणसूत्र तो होते हैं और ये टोटल संख्या में कितने बना देंगे जाके, 30,000। तो कुल जीन कितने बन जाते हैं, 30,000। लेकिन इन 46 गुणसूत्रों का विभाजन इन 30,000 के आधार पर होता है, यानी इन 46 गुणसूत्रों में ही ये 30,000 होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ लिया गया कि किस गुणसूत्र में सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन वहीं पर नोट कर लीजिएगा कि पहले गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक जबकि 46वें गुणसूत्र में जीन की संख्या सबसे कम होती है। अब यहाँ से बात ये आती है कि पहले गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है, तो ये संख्या होती कितनी है, तो ये संख्या होती है 2968 जीन पाए जाते हैं। 2968 जीन पाए जाते हैं पहले गुणसूत्र में। तो पहले गुणसूत्र में जीन की संख्या कितनी हो जाएगी, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, पहले गुणसूत्र में जीन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2968। अब बात आती है सबसे कम किस में होते हैं, तो सबसे कम 46वां, यानी कि इसको हम लोग वाई भी लिख सकते हैं। तो वाई गुणसूत्र में सबसे कम होती है और वाई गुणसूत्र में इसकी संख्या कितनी होती है, तो 231 होती है, 231। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जीन किस गुणसूत्र में, पहले में, और सबसे कम गुणसूत्र किस में, वाई गुणसूत्र में कितने, 231, और सबसे ज्यादा किसमें, पहले में 2968। टोटल कितने, 46, और जीन कितने इसमें पाए जाएंगे, तो 30,000 पाए जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर अगली बात कर लेते हैं। देखिए कुछ वोकैब्स या बोल सकते हैं कि कुछ शब्दावली का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, और वो शब्दावली से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। शब्दावली आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी होगा अनुमानसिकी में। शब्दावली से संबंध होता है, जैसे कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा टी के साथ कैपिटल टी, कहीं पर स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी, कहीं पर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी मिल जाएगा। वहाँ कहीं पर वर्ड लिखा मिल जाता है होमोजीनियस, कहीं पर वर्ड मिल जाता है हेट्रोजीनियस, कहीं पर वर्ड मिल जाता है एलिल। तो ये सारी चीजें होती क्या है, तो सबसे पहला टर्म जो लिखिएगा वो ये लिखिएगा, यदि किसी जोड़े में, क्योंकि गुणसूत्र किस में होगा, जोड़े में, तो यदि किसी जोड़े में समान सदस्य हो तो उसे, समान सदस्य हो तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा होमोजाइगस, होमोजाइगस कहा जाता है। ये शब्दावली बहुत ध्यान से याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाली है। हिंदी में इसको समयुग्मजी कहा जाता है, समयुग्मजी या होमोजाइगस, जब कभी भी एक ही तरीके के दोनों सदस्य हो। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहो तो एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो, जैसे एक कैपिटल टी है तो दूसरा भी क्या हो,
कैपिटल टी हो, एक स्मॉल टी हो तो दूसरा भी क्या हो, स्मॉल टी हो। यानी अगर इस युग्म में दोनों कैपिटल टी हैं जो कि लंबे को प्रदर्शित करते हैं और दोनों स्मॉल टी हैं या जो नाटे को या बौने को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाएगा, होमोजाइगस कहा जाएगा, क्योंकि ये एक जैसे ही। अब वहीं दूसरी जगह एक पॉइंट बनता है, यदि किसी जोड़े में अलग अलग सदस्य हों तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे हेट्रोजाइगस कहा जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस या हिंदी में बोलेंगे तो विषम युग्मजी, विषम युग्मजी कहा जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एक कैपिटल टी हो दूसरा स्मॉल टी हो, या एक कैपिटल टी हो दूसरा कोई आर लगा हो, तो ये क्या है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं। दोनों अगर अलग अलग हैं तो ये क्या कहे जाएंगे, हेट्रोजाइगस, और दोनों अगर एक ही हैं तो ये क्या कहे जाएंगे, होमोजाइगस। एक टर्म इसमें और यूज होता है, उसको भी देख लेते हैं। इस टर्म को कहा जाता है एलिल, लिख लीजिएगा, फिर आगे बताएं। एलिल, एलिल क्या होता है, एलिल के बारे में कई बार पूछा गया है पेपर में, तो एलिल के बारे में वहीं पर लिख लीजिएगा। एलिल का अर्थ होता है जब किसी जोड़े में एक ही लक्षण प्रदर्शित करने वाले अलग अलग सदस्य हों। इसमें एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, तो इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने लंबाई के लिए, अब लंबाई के लिए लक्षण लेते हैं तो हम लोग क्या लेंगे, एक लेंगे कैपिटल टी और एक लेंगे क्या, स्मॉल टी लेंगे। तो अब यहाँ पर ये दोनों लंबाई को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन ये लंबे को प्रदर्शित कर रहा है और ये बौने को प्रदर्शित कर रहा है, और अगर दोनों एक साथ हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एलिल। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, तो इसको हेट्रोजाइगस भी बोला जा सकता है, और एक ही टर्म को ये बता रहा है इसलिए इसे क्या कहा जा सकता है, एलिल कहा जा सकता है। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रदर्शित करते हो लेकिन वहां पर क्या हो, लक्षण समान हो। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। नोट कर लीजिएगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था बैटसन ने, बैटसन, जिन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया बैटसन ने, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बात आती है कि आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा।
आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बताइएगा। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है जीन, जिसके बारे में भी आप पढ़ रहे थे, क्योंकि जीन से मिल करके ही गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम या आप बोल सकते हैं क्रोमेटिन धागे बनते हैं, और इसीलिए इसे जीन को ही आनुवांशिकी की सबसे मूलभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। इसके बाद अगली बात हम लोग कर लेते हैं कि जीन कितने भाग में विभाजित होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जीन के कितने भाग होते हैं, जीन के कितने भाग होते हैं, तो आपको आंसर करना होगा जीन के 3 भाग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जीन के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। एक भाग, पहला भाग है जिसे कहा जाता है सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन। दूसरा भाग इसको बोला जाता है रिकॉन, और तीसरा भाग होता है जिसे कहा जाता है म्यूटॉन। तो ये 3 भाग होते हैं जीन के, सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन। अब यहाँ पर बात आती है कि इनका काम क्या होता है। तो जीन, इनका काम नहीं आपसे पूछा जाएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा गया कोशिका आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती, तो जीन हो जाती। तो जीन के कितने भाग हो जाते हैं, 3। अब यहाँ से वन लाइनर बनता है। जैसे सिस्ट्रॉन से एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है कि जीन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, जीन की क्रियात्मक इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीन की पुनर्योजन इकाई को क्या कहा जाता है, जीन की पुनर्योजन इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसे रिकॉन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीन की उत्परिवर्तन इकाई, उत्परिवर्तन इकाई किसे कहा जाता है, तो ये म्यूटॉन को कहा जाता है। उत्परिवर्तन इकाई किसे कहा जाता है, तो म्यूटॉन को कहा जाता है। यहाँ से ये वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा कि जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है, सिस्ट्रॉन है। जीन की पुनर्योजन इकाई क्या है, तो रिकॉन है। इसको इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो क्रियात्मक का मतलब हो जाता है फंक्शनल, पुनर्योजन का मतलब हो जाता है रिकॉम्बिनेशन, और उत्परिवर्तन का मतलब हो जाता है म्यूटेशन। तो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो इसके आगे म्यूटेशन, इसका अर्थ होता है रिकॉम्बिनेशन, और इसका होता है फंक्शनल। तो यहाँ से आप ये तीनों इकाई लिख सकते हैं। और जीन के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, और परसों भी आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। तो बायो जहाँ तक यहाँ तक हो गई है, इसको कंप्लीट रखिएगा। अब मंडे को हम लोग जब बात करेंगे तो इसी के आगे मेंडल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए उसे पाइसम सटाइवम के नाम से जाना गया, और पाइसम सटाइवम के नाम से जाना गया, और उसमें प्रयोग के दौरान कौन कौन से 3 नियम निकल करके आए, और दूसरी बात लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे देखा जाता है, और क्वेश्चन इससे किस तरीके के आते हैं। तो सारी चीज़ें ये हम लोग अगले यानी नेक्स्ट बायो की क्लास यानी मंडे को फिर से इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल से हम आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। कल और परसों की क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी, और करंट अफेयर्स भी आप अपना अपडेट रखिएगा। तो चलिए अब मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।